In kinematics, we study about terms related with motion and relationship between these terms. Without knowing the cause of motion, मोशन कैसे हो रहा है इस पे विचार नहीं करेंगे इस चैप्टर में, वो डायनामिक्स पार्ट में पढ़ा जाता है, फिजिक्स के, मैकेनिक्स के। अभी हम काइनेमेटिक्स में केवल क्या पढ़ेंगे, मोशन से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से हैं और उनके आपस के रिलेशन क्या है। मोशन का मतलब क्या, when a body object, changes its position with respect to time. हाँ बहुत बढ़िया, when object is changing its position with respect to time, then the object is said to be, then object is doing motion. Then object is doing motion. अभी मोशन ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वर चाहिए। हो सकता है ऑब्जर्वर न्यूटन की तरह सेब के पेड़ के नीचे बैठ के सेब खा रहा हो, या हो सकता है लिफ्ट में हो, ट्रेन में हो, या हो सकता है चंदा मामा पे हो। अभी तुम लोग खुद बताओ, रेस्ट पे कहलाओगे अपने अपने घरों में बैठे हुए, या मोशन में हो तुम लोग? रेस्ट पे सर। तो ऐसे बोलोगे कि सर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हूँ। लेकिन यदि मुझे कोई घर के सीलिंग फैन पे बैठ के मुझे देखे तो मैं मोशन में दिखूंगा, उसे घूमता। यदि मुझे कोई चंदा मामा पे बैठ के, मून पे बैठ के देखे तो पूरा अर्थ ही मूव करता उसे दिखेगा, तो मैं भी मूव करते दिखूंगा। यदि कोई सन पे बैठ के दिखे तो सन को पूरा अर्थ मूव कर रहा है, तो मैं भी मूव करते दिखूंगा। तो इसका मतलब है कि इनिशियली हम ये मान के चलते हैं कि हम न्यूटन से कम नहीं। हम सारा ऑब्जर्वेशन सेब खाते हुए लेंगे, इधर उधर भाग दौड़ नहीं करेंगे। अभी पहले पार्ट के मोशन में हम कहाँ से ऑब्जर्वेशन लेंगे, न्यूटन से मैं कम हूं नहीं, सेब खाते हुए बैठूंगा पेड़ के नीचे और आराम से देखूंगा दुनिया। सारे मोशन का ऑब्जर्वेशन कहाँ से लूंगा, ग्राउंड के ऊपर बैठ के। उसे हम कहते हैं, जो XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक सेब के पेड़ के पास मान लोगे और हाथ में घड़ी पहन के बैठ जाओगे, तो वो जो एक सिस्टम बना उसे हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। घबराओ मत टर्म सुन के, सर ये रेफरेंस माने किसी के रेस्पेक्ट में ना मोशन को एनालाइज करोगे, तो तुम अब जहां बैठ गए वहां XYZ कोऑर्डिनेट सोचा और हाथ में घड़ी है, टाइम। अब उसके हिसाब से तुमने कार की पोजीशन देखी कि तुमसे कितनी दूरी पे है, 5 मीटर दूरी पे पूरब की तरफ, और 2 सेकंड के बाद वो 8 मीटर की दूरी पे पूरब की तरफ है। अच्छा, गाड़ी पूरब की तरफ जा रही है। तो ऑब्जर्वर के लिए जहां भी वो बैठता है वहां वो जो सिस्टम बनाता है XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम और घड़ी का, उसे हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। तो अभी इस चक्कर में मत पड़ो, ये सोचो कि तुम न्यूटन से कम नहीं, सेब का पेड़ ढूंढो, उसके नीचे सेब खाते हुए बैठ के ऑब्जर्वेशन करो।
सेब का पेड़ ना मिले तो आम का भी चलेगा। तुम्हें चांटा मारूं और तुम गिर पड़ो तो वहां कॉज ऑफ मोशन था मेरा चांटा, तो उसके बारे में डायनामिक्स में डिसाइड करेंगे कि कौन से फोर्स थे, ठीक ना। लेकिन यदि मेरे सामने कोई कार जा रही है, उसकी स्पीड मुझे दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, तो 5 सेकंड बाद कहाँ होगी ये बताने के लिए मुझे कार का इंजन किस कंपनी का है नहीं देखना पड़ेगा और टायर किस कंपनी का। बात समझ में आई? कॉज ऑफ मोशन में किस कारण से मोशन हो रहा है ये जब आगे पढ़ाया जाएगा। कॉज माने कारण। सर मैंने पेट्रोल डलवाई और टायर अच्छे कंपनी का है और पैसे मैंने खूब दिए थे क्योंकि मैंने ऑडी खरीद के लाई है, तो इसलिए ये चल रही है। तो कारण क्या है बाद में सोचेंगे। अभी फिलहाल कार जा रही है, उसकी वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, उनसे रिलेटेड जो मोशन से टर्म है उनके रिलेशन तक के बारे में यहाँ इस चैप्टर में बात की जाएगी। अगले पेज पे आओ, हेडिंग दो, टर्म्स यूज्ड इन मोशन। पहला टर्म आ गया पोजीशन वेक्टर। जैसे ही वेक्टर कहा तो कहानी तो समझ में आ ही गई। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे मौजूद है तो उसका पोजीशन वेक्टर जो बताने का काम करेंगे हम, वो कैसे, तो यहां से चेक करो ना। ये तुम एक्स आई कैप कह सकते हो, वाई ए जे कैप कह सकते हो, तो ट्रायंगल लॉ से ये क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस प्लस वाई। वाई जे कैप। ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर है आर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द ब्लॉक किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ। तो पोजीशन वेक्टर, यदि कोई अपना सेब का पेड़ यहां लगा के बैठ जाता या यहां लगा के बैठ जाता तो उसके लिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके लिए जो पोजीशन होता वो बदल करके ऐसे दिखता। वेक्टर तो डायरेक्शन बदलने से भी बदल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ चुनते हैं ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कहां से बैठ के आप देख रहे हो। किसी फील्ड में एक कार है तो आप फील्ड के किस कोने से उसे ऑब्जर्व करते हो, उस हिसाब से उस कार तक पहुंचने के रास्ते के बारे में बताओगे कि एक्स में कितना चलूं, वाई में कितना चलूं, नॉर्थ में कितना चलूं, ईस्ट में कितना चलूं। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन के बदल जाने पे पोजीशन वेक्टर बदल सकता है। एक नया ओरिजिन ओ डैश के रिस्पेक्ट में यदि हम देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर आर डैश का डायरेक्शन भी बदल गया, उसका लेंथ भी बदल गया वेक्टर का। अभी इसके लिए मत उछलने लगना सर इसका मैं करूंगा क्या, पहले दिमाग में ये डिफिनिशंस है जाने दो उसे, अभी दिमाग को दौड़ाना मत, स्थिर भाव से इन आइडियाज को रखो। आगे न्यूमेरिकल यूज होगा वहां पर आप अपने आप देखने लगोगे कि इसका क्या करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन, डू नॉट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको यदि अंदाजा है तो आप चुन लेंगे। मैं पेज चेंज करूं? यस सर। एक तो सर चॉइस सर लिख रहा हूँ। चॉइस ऑफ ओरिजिन नहीं समझा। ये नीले वाला जो ओरिजिन है और वो जो लाल वाला ओरिजिन है दोनों एक ही जगह है या अलग अलग जगह? सर अलग। तो वहां से खड़े होके तुम दोनों जगहों से हाथ दिखाओगे ब्लॉक किधर है, तो क्या एक ही दिशा में हाथ दिखाओगे या अलग अलग?
अलग है। अलग अलग दिशा में दिखाओगे माने वेक्टर अलग अलग है, पोजीशन अलग अलग बताया जाएगा, ओ से अलग बताया जाएगा, ओ डैश से अलग बताया जाएगा। तो तुमने जो पोजीशन बताया है किस ओ से बताया है ये भी बोलना जरूरी है। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम खड़े कहाँ पर हो, तुम्हारी चॉइस क्या है ओरिजिन की, तुम्हें नीला वाला ओरिजिन पसंद है कि लाल वाला ओरिजिन पसंद है। चॉइस का मतलब तो यही होता है, सर मैं लाल वाला शर्ट नहीं लूंगा, मैं हरा वाला शर्ट लूंगा, दैट इज चॉइस। ये तुम्हारी चॉइस है क्वेश्चन बनाते वक्त कि तुम ओरिजिन को कहाँ लेके एनालाइज करना चाहते हो। चॉइस का मतलब समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। Shortest distance between final point and initial point. It is change in position vector or it is shortest distance between initial and final position. Directed towards final position. Displacement is a vector quantity. सर मैं आपकी बात नहीं मान सकता, और बड़े अच्छे बच्चे हो मत मानो। यहाँ देखो ब्लॉक है एक, जो अभी जहां है उसे हमने कहा आर इनिशियल, और उसको धकेल के मैं लेता गया किसी नए पोजीशन पे, और उनको मैंने कहा पोजीशन वेक्टर यूज करके उसका पोजीशन आर फाइनल। तो आपको डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल भी दिखने लगा। ट्रायंगल लॉ नाम का एक लॉ था, मैंने कहा था कि ट्रायंगल बनाते हैं दो साइड से और फ्री एंड को ज्वाइन करते हैं तो होता क्या है कि रिजल्टेंट मिल जाता है। तो बाय ट्रायंगल लॉ ये देखना, आर इनिशियल पे चल के गए फिर एस पे चल के गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा कौन आ गया, आर फाइनल वाला वेक्टर। तो एस कितने के बराबर हो गया, Final minus आर R initial. फाइनल माइनस आर इनिशियल। इसे ही क्या लिख देते हैं, चेंज। Change in चेंज को position vector. शॉर्ट में डेल्टा लिखना जानते हैं आप लोग, नहीं जानते तो आज से जान लीजिए। तो डेल्टा आर क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन की भी एक खासियत बताऊं, यदि इसका कोऑर्डिनेट है एक्स आई वाई आई और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स फाइनल वाई फाइनल, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखोगे वो क्या हो जाएगा, एक्स फाइनल आई कैप प्लस वाई फाइनल जे कैप माइनस एक्स फाइनल एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई इनिशियल जे कैप। और आप जब इनको डिफरेंस करते हैं तो एस का वैल्यू कितना आ जाता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे दिख जाता है। रास्ता कोई भी हो, आप मान लो ए से बी तक ले गए ब्लॉक को, और भले ही रास्ता रहा हो ये ग्रीन वाला, घुमा उमा के आपने ब्लॉक को यहाँ लाया हो, पाथ रास्ता, तो रास्ते से कोई मतलब नहीं है किस रास्ते से आप आए, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। सर आपने ग्रीन वाला रास्ता ही क्यों चुना, कोई और भी चुन सकते थे। अरे आपकी मर्जी है भाई, आप इसको पूरी दुनिया घुमा करके ले आओ।
तब भी आप यही कहोगे ए से बी, ये पाथ कोई और होता, पाथ 2, तो भी डिस्प्लेसमेंट ए से बी जाने का वही कहलाता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के बिना डिस्प्लेसमेंट को आप यदि सोच रहे हो तो गलत है। तो डायरेक्शन किधर से किधर लेने को कहा गया है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। सर मेरी मर्जी, मैं फाइनल से इनिशियल लूंगा, तो इसका मतलब तुम्हें डिफिनीशन नहीं आता, निगेटिव नंबर देना जरूरी हो जाएगा एग्जामिनर को। अब मुझे बताओ कि यदि मैं ओरिजिन कहीं और ले लूं, ओ डैश, और वहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करूं, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बदल जाएगा? आर इनिशियल आर फाइनल तो बदलेगा, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बदलेगा? नो सोचो, सर, जोड़ दो। डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। तो ए से बी जाने के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं से भी देखो वो तो वही दिखना है, एस, ना तो उसका लेंथ बदला ना तो उसका डायरेक्शन। तो हम कहेंगे कि पोजीशन वेक्टर तो इस बात पे निर्भर करता है कि हम खड़े कहां पर हैं, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट आप एक ही रेफरेंस फ्रेम में, मतलब ग्राउंड पे, चाहे आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए या सेब के या केले के, कहीं से भी देखोगे एक ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, अलग अलग जगहों से देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम ही आएगा। तो एक हेडिंग, एक स्टार मार्क देके नोट कर देना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डू नॉट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन। वो ऊपर लिख दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डू नॉट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। यस सर। यहाँ आप मुझे बताइए, एक पार्टिकल का पोजीशन दिया गया है 638 और बी पोजीशन है 974, और हम जानना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ए से बी तक ले गए पार्टिकल को, रास्ता कोई भी है, रास्ता भले ही ये हो, पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हम ढूंढना चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? S इक्वल्स टू x ऑफ b माइनस x ऑफ a i कैप, y ऑफ b माइनस y ऑफ a j कैप, z ऑफ b माइनस z ऑफ a k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 3i कैप प्लस 4j 9 कैप माइनस माइनस 6 4 i कैप प्लस 7 माइनस 3 j कैप प्लस माइनस 4 4 माइनस k 8 k कैप, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4 माइनस k 4 कैप। कैप। यदि एक सर्कुलर पाथ पे डायरेक्शन के लिए ज्योग्राफी का एन और ई यूज कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट, एक सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल चलते हुए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे चला आया है ए से सी, और रेडियस है 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ ए से सी के लिए कितना? 10 मीटर। तो ए से सी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या देखेंगे आप?
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, दैट इज 2r। और बिना डायरेक्शन बोले ये कंप्लीट होगा नहीं। टुवर्ड्स वेस्ट, 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ये बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट कैसे सोचा हमने? रास्ता कोई भी हो, ए से सी तक आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और सी के बीच में कितना दिख रहा है? 2r। तो 2r हो गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डायरेक्शन तो बोलो। तो इनिशियल ए से फाइनल, ईस्ट किधर है? ए से राइट दिखाते तो ईस्ट होता, और लेफ्ट दिखा रहे हैं तो वेस्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर में ही डायरेक्शन दे दिया गया है। पेज चेंज करूं? नो सर। सर अगर इसे डायरेक्शन नहीं दिया तो फिर हम क्या करते? फिर से बोलो। सर जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्शन दे दिया है, बट अगर डायरेक्शन ना दिया होता तो? तुम कहते डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड इतना है 10 मीटर, क्योंकि डायरेक्शन नहीं दिया गया तो तुम यही बोल सकते हो। ठीक है सर। नाम दिया होता तो लिख देते फ्रॉम ए टुवर्ड्स सी, ऐसे लिख सकते थे। ओके सर। पेज चेंज करूं? नो सर। यस सर। यहां देखिए थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस। इट इज पाथ का वर्ड। एक्चुअल पाथ लेंथ, जिस रास्ते पे चल के गया उसका लेंथ। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी भी ये नहीं कहते हो आज मैं सुबह सुबह घर से निकला और -4 किलोमीटर टहल करके आया। इट कैन नॉट बी नेगेटिव वाला जो पॉइंट है वो भी ध्यान रखना। डिस्टेंस जब भी बोलोगे यहाँ से इंडिया गेट -17 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो माइनस ऐसे नहीं बोल सकते। डिस्प्लेसमेंट में प्लस माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। और यहां से एक पॉइंट और समझ में आ गया कि जनरली डिस्टेंस जो होगा ये बड़ा होगा, या कभी कभी बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। डायरेक्शन हटाकर ना बात करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के, तो ये ब्रैकेट जो दो लाइन खींचते हैं ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यदि आपको नहीं पसंद हो तो आप लिख दीजिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, फिर से बोलो बालक। डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है। हाँ, अपने घर में बैठे रहो, कहीं मत निकलना, कोरोना है, तो डिस्टेंस 0। तुमने सुबह से जो डिस्टेंस कवर की 0, बाथरूम भी नहीं गए, ब्रश भी नहीं किया, बैठे हुए हो अपनी जगह पे, तो डिस्टेंस ट्रेवल 0। यदि कोई पार्टिकल चलेगा तो डिस्टेंस तो होगा ही। सर मैं घर से बाहर गया स्कूल तक और स्कूल का चेहरा देख के वापस फिर घर में अपनी कुर्सी पे आके बैठ के पढ़ने लगा, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल तुम्हारा हो गया। रास्ते की लंबाई जोड़ लो, जाने वाला और आने वाला। डिस्प्लेसमेंट तो होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस तो होता है जितने कदम चले वो तुम्हारा जुड़ता जाएगा डिस्टेंस में। अब सोचो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड बराबर कब होंगे? जब डिस्टेंस क्रिएट When particle is moving on a straight path। एक अगला और एक लाइन इंपॉर्टेंट है,
without changing its direction. Then distance equals to magnitude, माना बिना डायरेक्शन के magnitude of displacement. ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस तो होगा रास्ते की लंबाई. किसी सर्कुलर पाथ पे तुमने जहां से शुरू किया वहां एक चक्कर लगा लिए तो तुम्हारा डिस्टेंस है 2πr, डिस्प्लेसमेंट है 0. तुमने 2 चक्कर लगा लिया तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है 0 और डिस्टेंस हो गया 4πr. मतलब डिस्टेंस जितना चलेगा, रास्ते की लंबाई, रास्ता टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, सीधा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रास्ते की लंबाई पे जितने स्टेप चले वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक. पेज चेंज करूं? यस सर. यस सर. नेक्स्ट देखिए, एवरेज वेलोसिटी. सीधे सीधे डिफिनीशन है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी या आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. इट इज वेक्टर क्वांटिटी. एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड. और वेक्टर है तो डायरेक्शन याद आनी चाहिए. डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी is same as direction of displacement I from initial to towards final position. आप जब एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो इसकी कहानी में आपको पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखना चाहिए, नहीं तो पोजीशन वेक्टर का चेंज मिल जाए तो काम चलेगा. और टाइम टेकन से डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी. और उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? रास्ता कोई भी हो, इनिशियल से फाइनल की तरफ. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का कैसे डिसाइड करते थे डायरेक्शन? फ्रॉम इनिशियल towards final position. और इसका जुड़वा भाई एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन. और अब यहां हमें ये पता चल गया, जनरली एवरेज स्पीड is greater than or equals to magnitude of average velocity. और वो बराबर कब होता है? तो जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे बिना डायरेक्शन बदले चलेगा तो बराबर कर देंगे. मेंशन कर ही लो उसे भी, छोड़ना मत. When particle is moving on
a straight path without changing its direction. Then average speed equals to magnitude of average velocity. सर आप बार बार ये मैग्नीट्यूड वर्ड क्यों लाते हो वेलोसिटी के साथ? क्योंकि वो वेक्टर है, तो डायरेक्शन हटा देना मतलब मैग्नीट्यूड की बात करना। और यूनिट तो वही दिख रहा है आपको, मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा कि बराबर एक ही कंडीशन में है मैग्नीट्यूड। जब स्ट्रेट पाथ पे चले और डायरेक्शन भी ना बदले, बाकी हर एक केस में एवरेज वेलोसिटी बड़ा, एवरेज स्पीड बड़ा होगा। पेज चेंज करूं? यस सर। सर यस सर। क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर 6 देखिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाता था? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी एंड डेल्टा टी टेंस टू 0, तो इसे कहते थे डी आर बाई डी टी। ये हो जाता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और generally we use velocity for instantaneous velocity. वेलोसिटी टर्म हम जनरली यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। और वेलोसिटी आपको क्या दिख गया है? डी आर बाई डी टी। तो एग्जाम्पल, इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे सोचेंगे? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ instantaneous velocity is taken along the tangent to the path of the particle. Means यदि कोई पार्टिकल ऐसे इस रास्ते पे चल रहा हो, पाथ, तो जब इस ब्लॉक को आप किसी ए पॉइंट पे वेलोसिटी दिखाओगे या बी पॉइंट पर वेलोसिटी दिखाओगे, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, सी पॉइंट पे दिखाओगे या डी पॉइंट पे दिखाओगे, तो किसके डायरेक्शन में दिखाएंगे? जिधर जा रहा है और पाथ के टेंजेंट के अलॉन्ग। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सर क्या एवरेज वेलोसिटी को भी वेलोसिटी बोल सकते हैं? इंसान आलसी है, बेवकूफ नहीं। एवरेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलने में आलस आता है तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। उसका डायरेक्शन हमेशा कैसे दिखाएंगे? तो पाथ के टेंजेंट के अलॉन्ग। यदि ये है पाथ सर्कुलर, तो देखो ना, पार्टिकल यहां पर है तो टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी देखो, कहीं भी होगा तो उसके टेंजेंट के अलॉन्ग दिखाते हैं पार्टिकल का वेलोसिटी। जबकि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन, उसके डायरेक्शन में दिखाते हैं। बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन डिफिनीशंस के एक एक पॉइंट क्लियर होने चाहिए। यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? और मैथमेटिकली आपने अभी देखा ही था एक एग्जांपल,
कि एफ आर दे दिया गया है टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप, तो देन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन इसके लिए हम लोगों ने सीख लिया है, 2ti प्लस 3j। आई कैप जे कैप से भी वेलोसिटी दिख जाता है। अदरवाइज यदि मैं डायरेक्शन आंखों से देखता हूं तो रास्ता यदि मुझे पता है तो टेंजेंट के लॉन्ग दिखा देंगे। dr change in displacement, आर है बालक पोजीशन, अब dr को डिस्प्लेसमेंट मोड बोलो, अब dr बाई dt जो है वो मिल करके है वेलोसिटी, डेल्टा आर है डिस्प्लेसमेंट। okay sir, तो ठीक ना, dr को क्यों बोलोगे, वहां जब टाइम इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी की बात करो, इंस्टेंट पे वो 4 किलोमीटर थोड़े ना चला जाएगा, फोटोग्राफ में थोड़े ना चलेगा। तो ये dr बाई dt का एक खास मीनिंग है वेलोसिटी। आज से 500 साल पहले न्यूटन और लेबनिज ने ये आइडिया डेवलप किया। okay sir, उससे पहले लोग इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मीनिंग ही नहीं जानते थे। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत आसान, इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड इज, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां डिस्टेंस का कोई लफड़ा नहीं है, स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इफ velocity is 3i plus 4j meter per second, then speed equals to under root 3 square plus 4 square 5 meter per second। इसमें डिस्टेंस के बारे में नहीं सोचने वाले आप, क्योंकि एक इंस्टेंट पे ना तो डिस्प्लेसमेंट है ना डिस्टेंस है। एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी मिला उसका जो आई कैप जे कैप आप छीन लेते हो, मैग्नीट्यूड बना देते हो, उसे कह देते हैं स्पीड। स्पीड मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड। एवरेज एक्सेलरेशन ये लिखते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डिफाइंड है ऐसे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और इसी से अंदाजा लग जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ये क्या हो जाता होगा, dv बाई dt। ये ध्यान रखिएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है ये अलग अलग चैप्टर पढ़ते हुए धीरे धीरे हमारे समझ में आएगा, अभी तुरंत उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मैं बता सकता हूं, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी, डेल्टा वी का जो डायरेक्शन होगा वही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी यदि बढ़ते दिख रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन में तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी घटते दिख रहा है तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम देखेंगे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होता, इसीलिए उसकी चर्चा मैं यहाँ कर ही नहीं रहा। ये धीरे धीरे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब जाके ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आइडिया क्लियर होगा, उसका डायरेक्शन क्या होता है ये आइडिया क्लियर होगा सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद। अभी मैं केवल ये कह सकता हूं स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड बढ़ रहा है तो जिधर वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में, और इस
स्पीड घट रहा है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन, मींस टेंजेंट के पाथ के, लेकिन केवल स्ट्रेट लाइन मोशन में। सर्कुलर या कर्व मोशन में ट्रिकी है, वो बाद में समझाया जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, एवरेज एक्सेलरेशन पे भी एग्जांपल, हाँ बोलिए, सर अगले इसमें टर्न पे एवरेज और देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।